करते हैं बॉर्डर के पास पहली बार सुखोई मिग जगुआर की उड़ान और इस गर्जना से कांपा है दुश्मन। भारतीय वायुसेना ने पहली बार बॉर्डर के पास हाईवे पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग की है। ये देखिए तस्वीरें। राजस्थान के जालौर में सेना ने सुखोई 30 मिग और जगुआर की सीधे हाईवे पर लैंडिंग की है। जालौर पाकिस्तान सीमा से सटा हुआ इलाका है। आप देखते हैं हाईवे भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये बना है और इसी पर हाईवे पट्टी भी बनाई गई है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। ये देखिए AN-32 को आप देख रहे हैं लैंडिंग करते हुए। युद्ध और आपात स्थिति में फाइटर प्लेन को हाईवे पर उतारकर वायुसेना बड़े ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे सकती है, इसी की तैयारी हो रही है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले आज लैंडिंग ट्रायल हुआ है जिसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फाइटर प्लेन के गर्जना से सहम गया है। जब जब इस तरीके की धमक भारत में होती है तो दुश्मनों की सांसें थम जाती हैं और यही करने के लिए सुखोई मिग जगुआर ने यहां पर इस हाईवे पर, ये हाईवे नहीं अब रनवे है क्योंकि फाइटर प्लेन की यहां पर लैंडिंग हुई शानदार तरीके से। कल इसका उद्घाटन होना है। जालौर से तस्वीरें। टेस्टिंग के दौरान हवाई पट्टी पर ये गर्जना आप साफ तौर पर सुन सकते हैं और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कई ऐसी जगह हैं भारत में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए। जब आप एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एयरबेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इमरजेंसी में आपको अपने फाइटर प्लेन कहीं उतारने हो तो उसी के लिए नेशनल हाईवे तैयार किए गए हैं। और ये कम से कम 3.5 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप है जो कि बना हुआ है, पाक बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। ये जरा आसमान में फाइटर प्लेन जब उड़ते हैं तो सांसें थम जाती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जगुआर को आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर उसने लैंडिंग की है। दरअसल ये ट्रायल था, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसीलिए आज इसको पूरा जांचा परखा गया है। कल नितिन गडकरी पहुंच रहे हैं जालौर इसी नेशनल हाईवे का उद्घाटन करने के लिए और राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद होंगे। पवन मिश्रा आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, कैसा नजारा था जब ये फाइटर प्लेन जब टेस्टिंग हो रही थी इस नेशनल हाईवे की, लैंड कर रहे थे? तो नजारा तो विपरीत पाकिस्तानियों को देखना होगा क्योंकि जहां पर ये लैंडिंग हो रही थी महज 40 किलोमीटर की दूर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान की सेना हमारी फाइटर प्लेन्स की आवाज जरूर सुन रही होगी, वो आतंकी भी सुन रहे होंगे जो हमेशा नापाक इरादे हमारे देश के लिए करते हैं। आपको बता दें कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था इससे पहले 1971 में, तो भुज एयरपोर्ट को, जो एयरबेस को जो है पूरी तरह से पाकिस्तानी एयरलाइंस ने, एयरफोर्स ने ध्वस्त कर दिया था। जिसके बाद एक रणनीति बनाने की कोशिश लगातार सालों से चली आ रही थी और इसी बीच सड़क परिवहन मंत्रालय ने 28 ऐसे जगहों को चुना था कि क्यों ना ऐसा रनवे बनाया जाए जहां पर फाइटर प्लेन को उड़ा सकते हैं और लगातार उस पर हमला भी कर सकते हैं। जिसके बाद 7 ऐसे जगहों को चिन्हित किया गया था। इससे पहले जो है आगरा लखनऊ हाईवे पर फाइटर प्लेन को जो है उतारा गया था, बिल्कुल साफ ट्रायल यहाँ पर किया गया था। 33 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया लगभग और इसके बाद जो है उड़ीसा के बालासोर में भी ऐसे ही हाईवे जो है बनाया जा रहा है। तो अब जो है हमारी जो ताकत है, जो हमेशा जो ये कोशिश रहती थी दुश्मनों का कि सबसे पहले एयरबेस को खत्म करने की कोशिश होती थी, लेकिन इस तरह के नेशनल हाईवे बनने के बाद, NH-95 इसका नाम है, इसके हाईवे बनने के बाद और हमारी ताकत बन गई है और ऐसे और 6 एयरबेस जो है बनने जा रहे हैं। तो पूरी तरह से उड़ीसा की, जैसा कि हमने बात किया इससे पहले, हमने आपको बताया कि लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस पे जो है जेट को जो उतारा गया था, अब जब एयरबेस यहाँ पर जो बनाया गया है महज 40 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का पूरा इलाका है और आराम से उड़ान भर सकता है। हालांकि 3 घंटा पहले जो है यहाँ की जो गतिविधियां है बंद कर दी जाएगी। इस तरह की जगह जो इंपोर्टेंट जो चीजें आती हैं, तो अब जो है इसका जो निर्माण जो हुआ इसके बाद और जो 6 निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो ताकत है, हमारी जो सेना की ताकत है और ज्यादा बढ़ जाएगी। जो एयरबेस की जो बात होती थी कि सबसे पहले दुश्मनों के निशाने पर हमारे देश के एयरबेस होते थे, जैसा भुज में किया गया था, अब हमारी ताकत बिल्कुल बढ़ गई है। 3 किलोमीटर और 33 फुट ये चौड़ा है और काफी जो है इसके बाद और एक जो है ट्रायल किया जाएगा जो कि के बालासोर पे। पवन, लौटते हैं आपके पास। तो ये आप देख रहे हैं बाड़मेर जालौर, ये इलाका राजस्थान का जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है, ये नेशनल हाईवे और यहाँ पर आपको ये रनवे लग रहा होगा, लेकिन ये नेशनल हाईवे है जहां पर ये ट्रायल हुआ, मॉक ड्रिल हुई इन फाइटर प्लेन्स के साथ और लैंडिंग शानदार हुई है। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा ये जो नेशनल हाईवे रनवे में कन्वर्ट किए गए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए, इनकी अहमियत समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले देवनाथ सर आपके पास आ रही हूं मैं। ये एक नजारा हमने देखा था आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भी, ऐसे ही फाइटर प्लेन्स को उतारा गया था, वहां पर टेस्टिंग हुई थी और ये अब जालौर से नेशनल हाईवे, कल इसका उद्घाटन होना है। कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं ये?
मिलिट्री और सामरिक दृष्टि से यह एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। युद्ध के दौरान शत्रु हमेशा यह कोशिश करता है कि हमारे जो नॉर्मल रनवे हैं, एस्टेब्लिश्ड एयरफोर्स बेसिस हैं, उसकी रनवे को और टैक्सी ट्रैक को नष्ट कर दिया जाए। युद्ध के दौरान यह अक्सर होगा कि जब हमारे फाइटर प्लेन शत्रु के ऊपर बम वर्षा करके वापस लौट रहे हैं, उस वक्त आके देखेंगे कि अरे होम बेस में तो रनवे जो है वो दुश्मन के बम से नष्ट हो गया है और लैंड ही नहीं कर सकते। ऐसे समय पर यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पायलट है उसको कहीं पे डाइवर्ट कर दिया जाए लैंडिंग करने के लिए। अगर नेशनल हाईवे अथॉरिटी इस तरह के डाइवर्जन्स जो कि बहुत ही नेशनल हाईवे पे बने हैं उनको एयरफोर्स को अवेलेबल करा रही है, तो ये सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बैकअप है। मैं आपको बता दूं कि युद्ध के दौरान जो एयरफोर्स के विमान हैं वह इन सब जगह पर डिस्पर्स भी किए जा सकते हैं। अगर हमारा एक नॉर्मल एयरफोर्स बेस है तो युद्ध के दौरान क्या होता है कि वहां पर 30, 40, 50, 60 फाइटर, ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट एक जगह पे कंसंट्रेटेड हैं। हो सकता है कि जब एनिमी उस बेस पर अटैक करे तो हमारे काफी फाइटर, ट्रांसपोर्ट या हेलीकॉप्टर विमान को एक साथ नष्ट कर दें। लेकिन जैसे आज इस हाईवे पर एक ऑक्सिलरी टेक ऑफ और लैंडिंग की व्यवस्था की गई है, युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल में भी काम में आ जाएगा। यानी कुछ हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट और फाइटर विमान को यहां पर डिस्पर्स कर दिया जाएगा। तो शत्रु को जो मेन शत्रु जब मेन एयरफोर्स बेस पर अटैक करेगा तो उसको वहां पर 10, 20, 30, 40, 50 की जगह पे मतलब हम शत्रु को चकमा दे सकते हैं। एग्जैक्टली। ओके, चल लौट रही हूं आपके पास। प्रफुल्ल बख्शी सर, ये तो कोई भी देखेगा कहेगा ही नहीं ये नेशनल हाईवे है, रनवे लग रहा है पूरा, ये तरक्की का एक पैमाना है। और दूसरा सर, ये जो तकरीबन 12 ऐसे नेशनल हाईवे हैं देश भर में चयनित किए गए हैं, तो कैसे इनको चूज किया जाता है कि ये बॉर्डर के आसपास ही रहें? क्या इनमें खासियत देखी जाती है? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात है कि हमने ये एक्सरसाइज हमने बड़ी देर में स्टार्ट करी है। बाकी कंट्रीज तो कब से कर चुकी थी, पाकिस्तान बहुत पहले से कर चुका है। ये अब सच बात बता रहा हूं आपको। और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पद्धति स्टार्ट हो चुकी थी। ये पहले फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के जहाज तो घास में भी लैंड कर सकते थे, वो दूसरी बात है। पर ये इसकी फायदा ये होता है, जैसे आपको ग्रुप कैप्टन देवनाथ भी समझा रहे थे, सबसे बड़ी बात ये है कि उनको टैक्टिकली चूज किया जाता है। अब ये नहीं कि अगर आपका वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई हो रही है और आप चेन्नई के पास में कोई रनवे पे सेलेक्ट करेंगे रोड, आप रोड इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि आपकी फौजें भी बढ़ रही हैं आगे। अब एक फौज वेस्टर्न सेक्टर में बढ़ रही है, एक सिंध में बढ़ रही है आगे, और आपके जो एयरपोर्ट जोधपुर का या जामनगर का या भुज का, ये दूर दूर हैं। तो आप ऐसे एक जगह रोड सेलेक्ट करते हैं ताकि आपकी फौज की हेल्प के लिए, और एकदम से आप डिस्पर्सल पहले ही कर सकते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स का, इनका सपोर्टिंग ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का। ये तो खैर यहाँ पे तो पेड़ वगैरह नहीं है, पर ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में जहां पेड़ वगैरह होते हैं वो ऑटोमेटिकली कैमोफ्लेज हो जाता है। और दूसरी बात ये है, जब आप अटैक करके वापस आ रहे हैं, आपका एयरक्राफ्ट डैमेज है, फ्यूल लीक कर रहा है, आपको अपने एयरफील्ड तक पहुंच नहीं सकते, तो आपको ऐसी जगह मिलती है जहां पे आप लैंड कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ऑलरेडी इन रोड्स के पास में फ्यूल डंप लगाया जाएगा, एम्यूनिशन डंप भी होता है जहां आपका एयरक्राफ्ट रिप्लेनिश हो जाए, फ्यूल से रिप्लेनिश हो जाए, और इस तरीके से आप जो अपने एयरक्राफ्ट को डिस्पर्स कर सकते हैं और फिर वापस भी जा सकते हैं, रीआर्म करके यहां से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। तो मतलब ये फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है आपके टोटल मिलिट्री ऑपरेशन में। आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, आपके हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर एयरक्राफ्ट ये नॉट ओनली कर सकते हैं, इससे ये भी फायदा होता है, आप अपना फ्यूल्स भी सेव करते हैं। अब आप जोधपुर से जाके बॉर्डर क्रॉस करने में जो टाइम लगता है, अगर आपका रोड के पास में हो तो आप अपना फ्लाइंग टाइम बचा सकते हैं, वापस आने में वो एग्जैक्टली वही बात होती है। तो ये सारा का सारा एक किस्म से आपकी ऑपरेशंस को, जिसको कहते हैं, तिगुना कर देता है, फोर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये बड़ी जरूरी है। और साथ में यहाँ रेडार का भी प्रबंध है
कि ये नहीं कि एयरक्राफ्ट को कोई हेल्प नहीं मिलेगी ग्राउंड से, ये सारा का सारा हो सकता है। मोबाइल रडार होते हैं, मोबाइल एटीसी होती है, ये सब लगाए जा सकते हैं। तो एक किस्म से ये जो अब हम देख रहे हैं सिस्टम जो है, ये हमने खैर देर आए दुरुस्त आए हमने शुरू किया। सबसे पहले स्वीडन ने स्टार्ट किया था इसका, और मॉडर्न जेट एयरक्राफ्ट का उसने स्टार्ट किया था, पर अब हमने भी कर दिया है। और हमारे से कई पायलट तो ऐसे हैं जो फोर्स लैंडिंग कर चुके हैं, रोड्स पे कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये बात नहीं है कि नहीं, तो हाँ, सेफ लैंडिंग भी कर चुके हैं। पर अब ये जो है ताकत और तकनीक में हम सर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पवन, जैसे सर कह रहे हैं बख्शी सर कि ये प्रैक्टिस बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, देरी से हुई है लेकिन अच्छा है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर विपनेश आपको याद होगा कि सीडीएस ने एक बयान दिया था कि तालिबान को लेकर के कि हम हर हमले के लिए तैयार हैं, कहीं से भी गुजर सकते हैं अगर भारत की नापाक नजरें रखी जाएगी। सीडीएस का बयान था, उन्होंने ये भी बात किया था कि कंजर्वेटिव प्लान उनके पास है। अगर 200 की संख्या में आतंकी आ रहे हैं या कहीं से हमला हो रहा है तो हमारे पास एक प्लान है कि 200 सेना भेज दे रहे हैं। लेकिन ABCDEFGH करके अलग अलग उन्होंने प्लान के बारे में बताया था। उसी प्लान का ये भी एक हिस्सा है। पूरी दुनिया की अगर बात करें विपनेश, तो इससे सबसे पहले पूरी दुनिया में ताइवान ऐसा देश है जिसने इस तरह के रनवे बनाया था, हाईवे बना करके फाइटर प्लेन को जो है सड़कों पर उतारा था, उसके बाद सिंगापुर में उतारा था। और वहां के कुछ इंजीनियर्स की मदद, टेक्निकल मदद जो है हमारे देश के इंजीनियर्स ने लिया है। और देखा जाए तो दोनों देशों के साझा साझेदारी हुआ है और वहां से टेक्निकल यहाँ पर लेकर के यहाँ बनाया गया है। तो 29 जगह का शिनाख्त यहाँ पर किया गया था, लेकिन अलग अलग जगहों पर, लेकिन 12 जगहों के यहाँ पर मंजूरी यहाँ पर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, जो सीडीएस ने जो बयान दिया था कि हम किसी भी हमले के लिए, किसी भी स्थिति के लिए, परिस्थिति के लिए हम पूरी तरह से तैयार है, तो इसका एक साफ नजरिया है। कुछ दिन पहले बयान दिया और ये कल उद्घाटन होने जा रहा है। तो एक दुश्मनों पर संदेश है कि हमें कम मत आकी है, पहले की तरह हमारा देश अब नहीं है, हमारा देश अब विकसित देश है। तो देवनाथ सर, हमें पहले से बहुत ज्यादा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हालात तो आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड लेवल पर कैसे बन रहे हैं। तो और क्या कदम उठाने की हमें जरूरत है? देखिए, जहां तक ऑल्टरनेट रनवे की बात है, ये एक बहुत ही मेजर एक्सरसाइज है। ये तो आपने सिर्फ शुरुआत देखी है। जैसे कि एक रनवे हाईवे पे बना दिया, वह महज काफी नहीं है। आपको वहां पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंग कमांडर बख्शी सर ने जैसे बोला कि वहां पर आप मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगाना पड़ेगा, जिसमें कि आप VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, HF हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशंस के जो सिस्टम्स हैं उनको लगाना पड़ेगा। वहां पे एक एयर सर्विलेंस रेडार को भी लगाना पड़ेगा। आमतौर पे क्या होता है, ये मोबाइल रेडार जो होते हैं वो ट्रेलर पे माउंटेड होते हैं और व्हीकल द्वारा पुल्ड होते हैं। पीस टाइम में यह एक नॉर्मल एयरफोर्स बेस में रहते हैं, और युद्ध की जब संभावना होती है या टेंशन जब हाई हो जाते हैं तो वो कुछ ही घंटे के नोटिस पर मेन एयरफोर्स बेस से मूव करके सड़क के जरिए इन ऑल्टरनेट साइट्स पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा देखिए, वहां पर जो मेंटेनेंस सर्विसेज हैं उनकी क्रू को प्री पोजीशन करना पड़ता है। जब जहाज टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो उसकी इंजन की सर्विसिंग होती है, एयरफ्रेम की सर्विसिंग होती है, उसमें फ्यूल भरा जाता है, उसमें बॉम्ब्स फिट करने पड़ते हैं, मिसाइल्स को फिट किया जाता है। तो जो आर्मामेंट ट्रेड्समैन हैं उनको वहां प्री पोजीशन करना पड़ता है। फ्यूल डंप की रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक जहाज के अंदर कई हजार लीटर ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल भरना पड़ता है। तो वहां पर अंडरग्राउंड फ्यूल टैंक तो खैर बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन मोबाइल बाउजर्स के थ्रू बड़े बड़े ट्रेलर्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, जिनके के नीचे 8 चक्के 12 चक्के होते हैं और उसके अंदर 8000 लीटर या 12000 लीटर ATF लेकर मेन एयरफोर्स बेस से वो बाउजर्स, ATF बाउजर्स जो हैं वो इन रनवे पे पहुंच सकेंगे। तो इस तरह से बहुत तरह की प्रिपरेटरी रिक्वायरमेंट्स है। युद्ध के समय दुश्मन यहाँ पर कमांडो अटैक करके इनको डैमेज कर सकता है, क्योंकि आसपास कोई भी पेरिफेरियल बाउंड्री नहीं है। कोई भी डिफेंस के लिए कोई कांटेदार बाउंड्री या एक वर्टिकल वॉल, आपने देखा होगा सभी एयरफील्ड्स के आसपास एक 10 फुट 12 फुट ऊंची कंक्रीट की दीवार होती है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो शत्रु के लिए ये बहुत आसान है कि अपने 2 हेलीकॉप्टर्स में वो 12-12 24 कमांडोज को यहाँ भेज दे और
इन सारी सुविधाओं को नष्ट कर दें। ओके। तो आस्ते आस्ते हमें एयरफोर्स के जो हमारी जो एयरफोर्स के इंटरनल कमांडो सिस्टम है, एयरफोर्स के पास हमारे गरुड़ हैं, उन गरुड़ को भी यहाँ पे डिप्लॉय करने का एक पैटर्न बनाना पड़ेगा। ओके। ताकि युद्ध की आशंका होने पर सबसे पहले विद इन फर्स्ट 2 आवर्स, विद इन फर्स्ट 4 आवर्स हमारे एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो वहां जाके आसपास के एरिया को सिक्योर कर लें, ताकि एनिमी के जो सेबोटियर्स हैं वो वहां आके नुकसान ना पहुंचाएं। इसके अलावा अगर युद्ध लंबी चली तो देखिए वहां पर ये सब रिमोट एरिया है, वहां पर जो एयरमैन एंड ऑफिसर्स डिप्लॉय होंगे उनके लिए स्क्रीन में आ रही है खाने की व्यवस्था, पीने पानी की व्यवस्था, एक मेडिसिन, एक मेडिकल सपोर्ट टीम, क्योंकि वहां लोगों को अगर एनिमी वहां पहुंच जाएगा तो लोगों को इंजरीज होगी। पायलट्स को जो है उनकी रेस्ट एंड रिकवरेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इन सब के लिए एयरफोर्स में आमतौर पे मोबाइल फर्नीचर्स होते हैं, जहां पे कि एक बेस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करते वक्त वहां पर मोबाइल फर्नीचर है। ठीक है बख्शी सर, तो क्या यही वो जो बात कह रहे थे अभी पवन मेरे सहयोगी, ABCD यही प्लान है कि एक प्लान A बन गया, फिर B बन गया, B काम नहीं आया तो फिर C पर काम करेंगे, C नहीं काम आया तो D, तो लंबी प्लानिंग होती है सर ये, क्योंकि दुश्मन की नजर तो ऑप्शंस पर भी होती है। जी ऐसा है, ये प्लानिंग वो बिल्कुल सही मायने में ये बड़ी डीप टाइमिंग प्लानिंग होती है। ये नहीं कि आप एक रात पहले ही प्लानिंग करना शुरू करोगे। ये बहुत ये कॉन्टीजेंसी प्लानिंग होती है कि अगर इस सेक्टर में लड़ाई हो रही है तो ये प्लान होगा, अगर यहां से शिफ्ट होता तो वो दूसरा प्लान होगा। दूसरी बात ये है, आपको पास में जब इतना सामान आप करेंगे तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी जरूरत पड़ेगी। उसमें लिएजन ऑफ एयरफोर्स along with defense, along with the local civil authorities, local DM, पुलिस, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे, उसकी सिक्योरिटी की बात होगी। और अब अगर आप जैसे कि आपके मिसाइल यूनिट को मूव करना है, अब मिसाइल यूनिट अगर रोड से जा रही है, रेल से जा रही है, टाइम लगेगा। आप बाई एयर उसको बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं अगर आपके पास में, जैसे जौलौर का ये रोड है आपके पास, और वहां से मिसाइल यूनिट उधर के 20-30 किलोमीटर जा सकती है अंदर। पर उसके लिए आपको उसकी प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, उसके लिए आपको और एयर डिफेंस एलिमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि ये इस जगह पे अटैक भी हो सकता है। तो आपको प्री पोजीशन करनी पड़ेगी, सर्विस टू एयर मिसाइल वगैरह वो भी प्री पोजीशन करनी पड़ेगी। और फिर आपको इस जगह को चलाने के लिए बिजली, पानी इत्यादि, लोकल कलेक्टर, लोकल पुलिस, ये सारे के सारे इन्वॉल्व होंगे और तभी बात बनेगी। और फिर बर्ड एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अब इलाकों में अगर आपके एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं और बर्ड्स हैं तो आपके एयरक्राफ्ट डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, क्रैश होने शुरू हो जाएंगे। तब कलेक्टर का काम आता है टू लुक आफ्टर द फ्लाइट सेफ्टी, और उस एरिया का साथ में वो प्रबंध करते हैं। तो ये सारा का सारा ये सिर्फ एयरफोर्स का काम ही नहीं होता, ये मिलिट्री सिविक रिलेशनशिप एक कायम होती है और उसके तहत ये काम होता है। तो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर्स आर इम्प्रेस्ड एंड टोल्ड कि यू हैव टू लुक आफ्टर, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ओके। तो इसलिए तो अभी आप देखिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।